गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन बाय सीए प्रणव चांडक। एक्सक्लूसिव सीएमए फाइनल के लेक्चर्स में आपका स्वागत है। लाइव वाली जनता को गुड मॉर्निंग। आई होप जबरदस्त होंगे, सारे बच्चे नींद से उठ चुके होंगे। 8:05 हो चुके हैं। कल से लेक्चर का टाइमिंग 7:30 रहेगा। ये टाइमिंग सारे बच्चों के साथ मिलके ही डिसाइड करा है हमने। तो टाइमिंग 7:30 रहेगा। रिकॉर्डेड वाली जनता को भी वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप लेक्चर सारे सुबह ही देखने वाले हो। यूट्यूब वाली जो जनता है उनके लिए भैया आपको गुड मॉर्निंग है, आप कमेंट सेक्शन में पिन कर दीजिएगा। क्योंकि जो डेमोज है जैसे इंटर में चलते थे यूट्यूब पे लाइव, वो फाइनल में नहीं चलेंगे। यहाँ पे आपको पहले ही ऐप में एनरोल करना पड़ेगा। मेरे सामने खुला है आपका पेपर नंबर 15 का सीएमए फाइनल का मॉड्यूल डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये नया है भैया। सिलेबस 2022 की बात कर रहे हैं, सारा कुछ देखने वाले हैं। बट शुरू करने के पहले जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए कुछ बोल देता हूं। लाइव में कौन कौन है भैया, कितने बच्चे आ चुके हैं? ये तो इंटर वाला है समर्थ। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। लाइव वाली जनता को गुड मॉर्निंग। 38 ज्वाइन हुए, मेरे पास 52 का डेटा था भाई। 38 ही ज्वाइन हुए। चलो ठीक है, 14 लोग आ जाएंगे उठ के नींद से, कोई दिक्कत नहीं है। सीएमए फाइनल लाइव वाली जनता आपको पता है क्योंकि आप ऑलरेडी एनरोल कर चुके हो। ये रिकॉर्डेड वाली जनता के लिए कुछ बातें हैं, पहले 2 मिनट में मैं जल्दी से खत्म कर देता हूं, फिर शुरू करेंगे। ठीक है। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन बाय सीए प्रणव चांडक। कुछ सवाल जो हमेशा बच्चा यूट्यूब पे पिन करके रखता है या स्टाफ को पूछ पूछ के परेशान कर देता है, वो सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे आपको दे दे रहा हूँ। ड्यूरेशन रहेगा लगभग 200 घंटे के आसपास का। बैच 30 सितंबर को खत्म हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर 2 महीने पूरे के पूरे आपको मिलते हैं। और डायरेक्ट टैक्स वैसे भी लेट किया जाता है सो दैट सारी की सारी अमेंडमेंट्स आपकी कवर हो जाए। कवरेज किस किस चीज का रहेगा सर? सीएमए फाइनल का पूरा मॉड्यूल कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन। सीएमए फाइनल के पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस पूरे कवर नहीं कर सकते, बट जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। बाकी जो क्वेश्चंस है वो क्लास में आपको रीड आउट करवा दिए जाएंगे। और कुछ मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं खास, जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आपके मॉड्यूल में नहीं है, वो कुछ क्वेश्चंस खास मैंने बना रखे हैं, तो वो क्वेश्चंस का भी अपन डिस्कशन करेंगे। बैच का टाइमिंग आज 8 बजे आपकी रिक्वेस्ट पे रखी थी, डे 1 है इसलिए, वरना कल से जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 7:30 AM से 9:30 AM। 2 घंटे का ही लेक्चर रहेगा। 2 घंटा बोलने की बात है, 2 घंटा 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट ऊपर नीचे होएगा ही। रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए जैसे इंटर में सेम डे लेक्चर अवेलेबल हो जाता था, फाइनल्स के अंदर T+2 में अवेलेबल होगा। मतलब जिस दिन लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उसके 2 दिन बाद अवेलेबल होगा। क्यों, ये बता दे रहा हूं। क्योंकि इंटरमीडिएट में ना आपके पास लिखने को बहुत टाइम होता था। लाइव बैच में जो बातें चल रही है, बच्चों को लिखने को टाइम दिया जा रहा है, बच्चे आराम आराम से लिख रहे हैं, 2-4 बातें इधर की फालतू वालतू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्रॉपर एकदम मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में रिकॉर्डेड वाले बच्चों को देने के लिए 2 दिन का टाइम लगेगा। 2 दिन बाद ही रिकॉर्डिंग मिलेगी। व्यूज कितने रहेंगे सर? अनलिमिटेड व्यूज रहेंगे। लाइव कोर्स का प्राइस है 18,000। ये अगेन रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए कुछ खास काम का नहीं है। रिकॉर्डेड का जो अभी वाला जो प्राइस हमने चला रखा है वो है 7,000 विथ पीडीएफ और शायद 8,500 विथ हार्ड कॉपीज। ठीक है। कहां से लेना है? अगेन ये प्राइजेस चेंज हो सकते हैं। जो बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है उसके लिए मैं बता दूं, ये प्राइजेस चेंज हो सकते हैं जब आप जिस दिन देख रहे हो प्राइजेस। कहां से देखना है सर? pranavchandak.com ये वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो, या फिर आप इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो 034। ठीक है। वेबसाइट पे देखो, वेबसाइट पे सारा का सारा आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है। ओके। इसके अलावा वैलिडिटीज वो डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स लेते हो, मतलब वैलिडिटी कौन सा लेते हो, 6 महीना 9 महीना 12 महीना, वो अलग अलग होंगी। आप वेबसाइट पे जाके एक बार चेक कर सकते हो। अपन आ जाते हैं अपने सीएमए फाइनल के मॉड्यूल पे। इसके अलावा अगर कोई और दिक्कत है तो बच्चा ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मेरे को नहीं लगता इससे ज्यादा टाइम इस चीज को अपन ने देना चाहिए। ठीक है। चलो, जो बच्चे मेरे को इंटर से जानते हैं उनको बता दूं भैया तुम नलायक हो, और जो बच्चे फाइनल में पहली बार मेरे को देख रहे हैं उनको बता दूं भाई मैं लाजवाब हूं, मजा आने वाला है। जो हमेशा से हम इंटर में फाउंडेशन में फाइनल्स में करते आए हैं, हंसी मजाक प्लस टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट। कोई क्लास में टाइम पास वाली बकवास नहीं होंगी। बकवास जितनी होंगी वो तब होंगी जब आप लिख रहे हो। ठीक है।
उसके अलावा पूरा टू द पॉइंट एकदम मतलब ऑप्टिमिस्टिक तरीके से टाइम का यूटिलाइजेशन होगा। आपको कभी भी ऐसा लगेगा नहीं आपका वक्त बर्बाद हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मेरे वो क्या रहता है, प्रोफाइल रहता है ना, प्रोफाइल ही होता है ना वो, जो बुक के पीछे होता है, हाँ शायद वही होता है, अबाउट द फैकल्टी। उसमें लिखा होता है क्या, काम की बात, नो बकवास। ज्यादा टाइम वेस्ट करने में अपन यकीन मानते नहीं है, क्योंकि वक्त आपका और मेरा दोनों का बहुत कीमती है। और फाइनल्स में आके ये चीज तो अभी समझनी चाहिए, आर्टिकलशिप जो बच्चे कर रहे हैं उनको पता है कि वक्त का कितना इंपॉर्टेंस है, और जो बच्चे आर्टिकलशिप नहीं कर रहे हैं, नालायक हो तुम। ठीक है, चलो एक बार सिलेबस का वेटेज देख लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स लॉस 60 मार्क्स का है, मतलब जो डीटी था वो 60 मार्क्स का है, और इंटरनेशनल टैक्सेशन 40 मार्क्स का है। ऐसा मिला के 100 मार्क का वेटेज है। ये चैप्टर्स के नाम है, प्लस अगर ये मॉड्यूल का नंबर ऑफ पेजेस देखोगे ना आप, तो नंबर ऑफ पेजेस इसमें ज्यादा नहीं है, लगभग कुछ एक मिनट रुक जाइए, मेरे पास मॉड्यूल की प्रिंटेड बुक भी है। 640 630 के आसपास पेजेस है बुक में। जो आपका बुक दिया है मॉड्यूल, उसके अंदर 630 के आसपास पेजेस है। और आईडीटी का मॉड्यूल अगर आप देखोगे तो उसमें लगभग 1100 के आसपास पेजेस है। ये अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने ये ओरिएंटेशन में भी पहले बता दिया था। आईडीटी में 1100 पेजेस है, और डीटी में सिर्फ और सिर्फ 630 पेजेस है। देखो डीटी में क्या कर रखा है इन्होंने, जो पूरा का पूरा इंटर में दिया था वो सारा का सारा नहीं दिया है, बहुत सारी चीजें इंटर की गायब कर दी है, और थोड़ी थोड़ी चीजें जो फाइनल से रिलेटेड है वो दे रखी है। बट मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, मेरे को पता है इंटर का बच्चे को कुछ भी याद नहीं रहता। और जिन बच्चों ने पिछले महीने कोर्स ले रखा था, उनको मैंने इंटर के फास्टैग भी अवेलेबल करवा दिए थे कि भैया आप एक बार ब्रश अप करने के लिए इंटर के फास्टैग कर लो, और पूरा का पूरा मैं कवर करवाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है इंटर के फास्टैग दिए, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कवर नहीं करवाऊंगा। मैं पूरा का पूरा कवर करवाऊंगा, कायदे से कवर करवाऊंगा, तमीज से कवर करवाऊंगा। बट हाँ, जिन्होंने देख रखा है उनको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला याद आ गया, बचा हुआ याद अपन लेके आएंगे। ठीक है, 630 पेजेस क्यों है, इसका रीजन ये है कि भैया जो इंटर के टॉपिक्स थे वो फाइनल में नहीं दिए हैं। बट अगेन जब अपन स्कैनर देखेंगे, जब अपन पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस देखेंगे, तो हमको ये समझ में आएगा कि इंटर के टॉपिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। प्लस सबसे बड़ा खुलासा जो पिछले 10 साल से मैंने ये समझ रखा है कि भाई बच्चे इंटरमीडिएट में डीटी के बजाय आईडीटी से ज्यादा पास होते हैं। जीएसटी क्योंकि छोटू सा सिलेबस रहता है और 50 नंबर का वेटेज है, तो आईडीटी बहुत अच्छे से करते हैं, डीटी ऊपर ऊपर का, बड़े बड़े टॉपिक्स छोड़ दिए, कुछ कुछ नमूने तो पीजीबी भी छोड़ के जाते हैं भाई, और उनके टीचर्स उनको बोलते हैं छोड़ के जाओ, कैसे, असंभव है। तो मेरे को पता है कि बहुत सारे बच्चों ने जीएसटी करके इंटर निकाला है, डीटी थोड़ा थोड़ा सिलेक्टिवली करा है, बट टेंशन मत लेना, अपन पूरा का पूरा 100% कवर करने वाले हैं। और जिन बच्चों को ऐसा लगता है, क्योंकि अगेन इंटर में अपने को 50 लेक्चर लग गए थे डीटी के 3 घंटे के, मतलब 150 घंटा, तो अब इंटर के डीटी को 150 घंटा तो देना पॉसिबल है नहीं, तो उसको लगभग 60-70 घंटे जाएंगे अपने। एंड मतलब मैं पूरा 60-70 घंटे आपको लाइव क्लास में पढ़ाऊंगा। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसने कहीं और से डीटी कर रखा है, जैसे बहुत सारे बच्चे जिनके एडमिशन ऑलरेडी हो चुकी थी, जो इंटर में रिवीजन देख के फाइनल में एनरोल करे हैं, वो बच्चे मेरे को बोले, मतलब मेरे 2-3 बच्चों से बात हुई तो वो देवर लाइक कि सर हमारा इंटर का डीटी अलग ही हो रखा है, मतलब पूरा तमाशे है उसमें। तो ऐसे बच्चों को अगर आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड में चाहिए, बहुत ही ज्यादा, जैसे बचपन में इंटर में पढ़ाया था, कुछ भी याद नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं पढ़े हुए, तो अगर आपको चाहिए तो मैं इंटर के जो रेगुलर कोर्स वाले लेक्चर है जिसमें बच्चे के ऐसा हाथ पकड़ के चलाते हैं, वो भी अवेलेबल करवा दूंगा। सर फाइनल में मतलब तुम नहीं करवाओगे? नहीं नहीं भाई करवाऊंगा, फाइनल में भी पूरा करवाऊंगा। बट इंटर में कैसा हो, एकदम बच्चे से वो बैकग्राउंड डेवलप करना है। अब इंटरमीडिएट में बच्चे को पता ही नहीं होता टैक्स क्या है। आपको याद है व्हाट इज टैक्स पे अपन ने एक लेक्चर खराब करे थे, पर्सन की डेफिनेशन पे अपन ने एक लेक्चर खराब करे थे। अब फाइनल में अगर मैं पर्सन की डेफिनेशन पे एक लेक्चर खराब करूंगा तो मारोगे नहीं मारोगे मेरे को? मारोगे जी। हाँ भाई ये बराबर है। क्या नाम है आपका? विपिन? विपिन है या बिपिन है? विपिन मेरे एक दोस्त का नाम है, आपका नाम बिपिन है, मतलब आप वेस्ट बंगाल से हो।
सही है। हाँ हाँ हाँ, आप ही थे शायद, बराबर है। चलो, फैकल्टी का नाम लिए बिना मैं नहीं ले सकता हूँ, आपने लिख दिया है, बाकी बच्चों ने पढ़ लिया है, मैं नहीं ले सकता हूँ। आगे चलते हैं। तो भैया ये पूरा का पूरा अपना सिलेबस है, ठीक है। और अपन एकदम इनोवेटिव तरीके से पढ़ने वाले हैं। इनोवेटिव मतलब कुछ अलग ऐसे बॉम्ब वॉम्ब नहीं डालने वाला हूं मैं, नॉर्मल सी चीजें हैं, बट थोड़ा सा लॉजिकली सोच समझ के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बचपन के अंदर शुरुआत, बचपन में जो शुरुआत हुई थी, टैक्स क्या होता है, पर्सन की डेफिनेशन क्या है वगैरह, इससे मैं फाइनल में शुरुआत नहीं करता हूँ। सबको पता है टैक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो जो है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वो है जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इंटरनेशनल इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है जीएसटी एज वेल एज कस्टम्स, ठीक है। ये बातें अपन नहीं कर रहे हैं, अपन शुरू करेंगे अच्छे लेवल से। और वो अच्छे लेवल में जो जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नहीं आती है, वो मैं क्लियर करते चलूंगा, सो दैट दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर आए, अरे कुछ तो पुरानी यादें ताजा हो जाए भाई, ठीक है। चलो, इंटरमीडिएट में हमने पहले देखा था इनकम टैक्स, अभी डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स है। अपन अभी पहले इनकम टैक्स की ही बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात बाद में करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब वो टैक्स जो इनकम के ऊपर हमको गवर्नमेंट को देना है, बराबर है। हाँ, शुरुआत करते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स मतलब वो टैक्स जो हमको गवर्नमेंट को देना है। अब ये इनकम जो है ये सेक्शन 2 क्लॉज 24 में डिफाइंड है, बट अपने को डेफिनेशन नहीं पढ़नी है। मेरे को ये बताओ इनकम कितने हेड्स में डिवाइडेड है। अब ये तो याद होगा यार भाई, इनकम 5 हेड्स में डिवाइडेड है, जिसमें से सबसे पहला हेड आता है सैलरी, दूसरा हेड आता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड आता है पीजीबीपी, चौथा हेड आता है कैपिटल गेन्स, और पांचवा हेड आता है आई, अरे किधर गया, IFOS, ठीक है। अभी लिखने की घाई नहीं करना है, अभी बस समझने की घाई करना है। मतलब इसमें क्या समझना है सर, सही बात है। इनकम जो है वो 5 हेड्स में डिवाइडेड थी। सैलरी के अंदर कौन सी इनकम आती है भाई, अब ये कमेंट वमेंट मत करते बैठो, बच्चे नहीं हो तुम, ठीक है। मैं जो चीज पूछूंगा उसका जवाब देना। सैलरी में सर वो एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को देता है वो आती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं। एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को पेमेंट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड, वो सैलरी में आती है। हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी इनकम आती है, रेंटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आता। पीजीबीपी में कौन सी इनकम आती है, जो बिजनेस की है या प्रोफेशन की है या वोकेजन की है, वो इनकम पीजीबीपी में आती है। कैपिटल गेन्स में कौन सी इनकम आती है, जो कैपिटल एसेट आप बेचते हो तो वो सेल पे जो प्रॉफिट होता है उसको कैपिटल गेन्स कहते हैं, अगर लॉस हुआ तो उसको कैपिटल लॉस कहते हैं। ये 4 हेड्स के अलावा अगर कोई और इनकम है, मतलब ऐसी कोई इनकम जो ये 4 हेड्स में नहीं जा रही है, जैसे डिविडेंड है, वो जाएगी IFOS में, बराबर। ये पांचों हेड्स की इनकम मिला के इसमें क्लबिंग, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड की प्रोविजंस लगा के अपना बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड रिजिम में मिलता था क्या, न्यू रिजिम में मिलता है क्या, ये बातें मैं अभी नहीं करने वाला हूं, ठीक है ना। ये पांचों मिला के बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस है वो माइनस होते हैं। अगर आप न्यू स्कीम में हो तो 3 ही डिडक्शंस का आप लाभ उठा पाओगे, अगर आप ओल्ड स्कीम में हो तो सारे डिडक्शंस आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस है वो माइनस करने के बाद ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A के डिडक्शंस जो माइनस करना है, वो माइनस करने के बाद जो इनकम होती है उसको कहते हैं टोटल इनकम, या उसी को कहते हैं टैक्सेबल इनकम, बराबर है। यही वो इनकम है जिस पे आपको टैक्स लगता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति है बचपन के प्यार से तो बताओ। क्या बोला मैंने अभी, मैंने बोला सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स, IFOS, ये 5 हेड्स में इनकम डिवाइडेड होती है। पांचों हेड की इनकम मिला के अपनी बनती है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A के डिडक्शंस माइनस होते हैं। अभी ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम मत सोचो, ठीक है। ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A के डिडक्शंस माइनस होते हैं। चैप्टर 6A के डिडक्शंस माइनस होने के बाद में
जो अमाउंट बचता है वो होती है आपकी टोटल इनकम। यहां तक मैंने बोला। किसी बच्चे को यहां तक आपत्ति है तो बताइए, मैं 5 सेकेंड रुकूंगा। बहुत सर्दी हो गई है मेरे को। दिशा तो इनफैक्ट बोल रही थी सुबह मतलब शाम में लो क्लास, मैंने बोला नहीं नहीं, शाम में फिर क्या थके वारे आते हैं तो होता नहीं है वो, इसलिए शाम सुबह सुबह निपटा दो। 9:30-10 बजे तक तो आदमी फ्री हो गया, बढ़िया है। ठीक है, तो ये भैया है अपनी टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम में से चैप्टर 6A के डिडक्शंस माइनस करने के बाद। चैप्टर 6A के डिडक्शंस ओल्ड स्कीम में तो सारे मिलते हैं ऑल, न्यू स्कीम में सिर्फ 3 डिडक्शंस मिलते हैं। पहला मिलता है 80 CCD 2 का, बराबर है। दूसरा मिलता है 80 CCH 2 का, अग्निवीर वाला। और तीसरा मिलता है 80 JJAA का, बराबर है। हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली अभी के लिए ओल्ड स्कीम की बात कर रहा हूं। न्यू स्कीम में भी सेम चीज एप्लीकेबल है। ठीक है, अब ओल्ड न्यू की बात निकल ही गई है तो यहां से शुरू कर देता हूं मैं आपको। ओल्ड और न्यू की बात निकल गई है तो यहां अपन लिख लेते हैं ओल्ड न्यू। ओल्ड और न्यू में फर्क काय में है? ओल्ड और न्यू में फर्क है डिफरेंट स्लैब रेट्स। जो स्लैब रेट्स है वो डिफरेंट है। स्पेशल रेट्स, जो स्पेशल रेट्स है वो चाहे आप ओल्ड में हो चाहे आप न्यू में हो सेम है। हाँ जी, ओल्ड स्कीम में हो या न्यू स्कीम में हो। अब न्यू स्कीम नहीं बोल सकते इसको, ये न्यू अब डिफॉल्ट हो चुका है। न्यू कौन सा था? अरे 115 BAC वाला, अब ये डिफॉल्ट हो चुका है। और जो ओल्ड स्कीम है अब ये ऑप्शनल हो चुका है। हाँ जी, जिन्होंने 2 साल पहले इंटर पास करा वो बोलता है क्या बदल दी दुनिया। सुन लो, जो नॉर्मली चलते आ रहा था 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख के ऊपर। अरे यार भाई तुमको हर एक चीज बताना पड़ेगा। चलो बता देते हैं। नॉर्मली क्या चलते आ रहा था? 0 से 2.5 लाख कितना परसेंट? नील। 2.5 लाख से 2.5 लाख से 5 लाख तक जो भी इनकम है उस पे 5%। 5 लाख से 10 लाख जो भी इनकम है उस पे 20%। और 10 लाख के ऊपर वाली जो इनकम है उस पे 30%। ये जो टैक्स रेट्स थे ये थे ओल्ड स्कीम के। मतलब जब तक न्यू स्कीम नहीं आया तब तक यही सब कुछ था, बट जैसे ही न्यू स्कीम आया तो ये हो गया ओल्ड स्कीम। अब शुरू शुरू में क्या था? असेसमेंट ईयर 2023-24 तक जो ओल्ड स्कीम था वो डिफॉल्ट था। ध्यान से सुन लो मेरी बात। असेसमेंट ईयर 23-24 तक, आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर 24-25 एप्लीकेबल है। ठीक है, असेसमेंट ईयर 23-24 तक मतलब पिछले साल तक जो ओल्ड स्कीम था जिसके ये टैक्स रेट है वो डिफॉल्ट था। और जो न्यू स्कीम आया था वो ऑप्शनल था। आप चाहो तो न्यू स्कीम ले सकते हो। न्यू स्कीम किस सेक्शन से आया था? 115 BAC के थ्रू। ठीक है, वापस से समझ लो एक बात। जो असेसमेंट ईयर 23-24 जो पिछले साल तक था उसके अंदर जो ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम ऑफ टैक्सेशन था जिसमें ये सारे रेट्स है, वो डिफॉल्ट था। अगर आपको कंसेशनल रेट लेने हैं, अगर आपको कंसेशनल रेट लेने हैं मतलब 115 BAC में जो कंसेशनल रेट दिए हैं वो आपको लेने हैं तो आपको ऑप्ट करना पड़ता था। वो स्कीम ऑप्शनल था, वो समझा? अब जब कंसेशनल रेट लोगे तो कुछ डिडक्शंस कम होंगे, बराबर है? हाँ जी। अब असेसमेंट ईयर 24-25 से क्या हुआ? असेसमेंट ईयर 24-25 से क्या हो गया? असेसमेंट ईयर 24-25 से जो न्यू स्कीम है 115 BAC से जो न्यू स्कीम आया है उसको डिफॉल्ट बना दिया, उसको डिफॉल्ट बना दिया। ठीक है, मतलब न्यू स्कीम आपके लिए बाय डिफॉल्ट है, आपको कंसेशनल रेट लगेंगे, आपको ये डिडक्शंस नहीं मिलेंगे जो 115 BAC में दिए हैं।
अगर आप चाहते हो ये डिडक्शंस आपको मिले, अगर आप चाहते हो आपको जो नए डिडक्शंस, जो डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलते, अगर आप वो डिडक्शंस लेना चाहते हो, जैसे आप एडिशनल डेप्रिसिएशन लेना चाहते हो, जैसे आप साइंटिफिक रिसर्च के लिए जो डोनेशन दिया है आउटसाइडर को वो लेना चाहते हो, तो आपको जो डिफॉल्ट टैक्स रिजिम है, कौन सा जो डिफॉल्ट है, कौन सा डिफॉल्ट हो गया, न्यू वाला डिफॉल्ट हो गया, न्यू वाला डिफॉल्ट हो गया, तो ये डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करके आप ओल्ड टैक्स रिजिम में चले जाओगे। अब अगर 23-24 या उसके पहले आपको याद होगा तो क्वेश्चंस में क्या लिखा होता था, अगर ओल्ड स्कीम दिलवाना है तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहता था, अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द कंसेशनल टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी या न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूं, पहले क्या लिखा होता था, अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी, मतलब उसने न्यू रिजिम के लिए ऑप्ट नहीं करा है, मतलब वो ओल्ड रिजिम में ही है क्योंकि वो डिफॉल्ट था। अब से क्या होगा, अब से क्या होगा, सबसे बड़ा चेंज, अब से ऐसा लिखा रहेगा कि अज्यूमिंग दैट ही हैज, ओल्ड स्कीम में डालना है ना, ओल्ड स्कीम में डालना है, डिफॉल्ट स्कीम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, अज्यूमिंग दैट द असेसी हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 बीएसी। पहले क्या होता था, अगर न्यू में नहीं लेना है, ओल्ड में रखना है, तो अज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड, उसने ऑप्ट नहीं करा। अब क्या रहेगा, अज्यूमिंग दैट ही हैज, बोलो बोलो, ही हैज ऑप्टेड आउट, मतलब उसने डिफॉल्ट नहीं लिया। डिफॉल्ट क्या हो गया है, न्यू स्कीम डिफॉल्ट हो गया है, तो ओल्ड स्कीम में जाना है तो आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजिम को ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, ऑप्ट आउट करना पड़ेगा डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से। आई होप आई एम क्लियर, बाकी क्वेश्चंस आएंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस था। अब भैया सबसे पहली बात कि ओल्ड और न्यू में डिफरेंस क्या है, ओल्ड और न्यू में डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ स्लैब रेट्स में। स्पेशल रेट्स जो है वो सबके लिए सेम है। सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर लाइव वाले रुको, शांति रखो। स्पेशल रेट्स जो है वो सेम है, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको याद होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन से सेक्शन में था भैया, नहीं एक तो था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। वो बिजनेस ट्रस्ट फाइनल में आने वाला है, ठीक है, जो 15% पे टैक्सेबल था अगर आपने एसटीटी पे करा है तो। सर हमको तो कुछ भी याद नहीं है, अरे चिंता मत करो, ये वापस से बनाने वाला हूं मैं, ठीक है। एक था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 10% अबव 1 लाख, 1 लाख के ऊपर जितना भी आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, उस पर 10% लगता था 1 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे। जैसे मान लो आपने इक्विटी शेयर्स बेचे और उस पर एसटीडी पेड है, मतलब रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे आपने बेचे, ठीक है, और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया 6 लाख रुपए का, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने का हुआ, 6 लाख रुपए का। तो ये 6 लाख में से पहला 1 लाख टैक्सेबल नहीं है, ऊपर के जो 5 लाख है उस पे 10% का टैक्स लगेगा। एम आई क्लियर। फिर तीसरा अदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये कहा बताए थे 112 में 20% पे, 20% पे टैक्सेबल थे, ये याद है तुमको, नहीं याद होगा तो अभी बता रहा हूं मैं। फिर था कैजुअल इनकम, कितना परसेंट, कैजुअल इनकम कितना परसेंट था बोलो, 30%। और एक पांचवी एक और चीज थी भैया, पांचवी एक और चीज थी, बताओ पांचवी एक और चीज थी, एक और चीज पांचवी जो थी वो थी अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम
78%, पर 78% में लिखूंगा मैं विथ HEC। 78% हेल्थ एजुकेशन सेस लगाने के बाद हुआ था। सर भूल गए? अरे बताऊंगा वापस, चिंता मत करो। अगर ऐसा है कि आपकी जो बाकी इनकम्स है, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब ये 78% जो आया है ना, ये HEC ऐड करने के बाद आया हुआ है। कैसे आया हुआ है? 60% का टैक्स प्लस 25% का सरचार्ज, 60 पे 25, ठीक है? ये दोनों मिलके हो जाएगा 60 का 25 मतलब 15% इफेक्टिवली, 60 मतलब 60% और 15%, ये हो गया 75%। और ये लगता था 4% का HEC ऑन 75, तो ये हो जाता था 3%। कर लो 75 का 4%, 3%, तो ऐसा टोटल 78% हुआ। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पुरानी बातें हैं यार, याद होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो याद आएगा। अब देखो, हम क्या करते हैं यूजुअली, आपको अगर याद होगा तो अपन क्या करते हैं, ये सारी इनकम्स इस पे टैक्स निकालते, बराबर है। अगर कोई अनडिस्क्लोज सोर्स रही, उस पे आपको याद है आप 78% लगा दूंगे, बराबर, ये टोटल टैक्स आ जाएगा। अगर सरचार्ज लग रहा है तो आप सरचार्ज लगाओगे, सरचार्ज नहीं लग रहा है तो छोड़ दो। अनडिस्क्लोज सोर्स पे हमेशा सरचार्ज लगता है और उसका रेट भी 25% फिक्स्ड है। ये जब मैं डिटेल आगे में जब डिटेल क्वेश्चन करवाऊंगा तब एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जिन्होंने इंटर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है ना, चिंता मत करो, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी मेरा बताने का पर्पस कुछ और है, मैं आपको कुछ और करवाना चाहता हूं, ठीक है। अब अज्यूमिंग कि बाकी इनकम्स पे सरचार्ज नहीं लगता, तो आपने इनका टैक्स निकाल लिया ये परसेंट पे, आप 78% पे अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम का भी टैक्स निकाल ले रहे हो, बराबर। और जब पूरा अमाउंट निकाल लिया उस पे आप लगाओगे +4% HEC, पूरे अमाउंट पे आप लगाओगे 4% HEC, जो कि ये बताएगा कि भैया ये 78 जो है ना, इसमें HEC ऑलरेडी एडेड था। आपने 4% पूरे अमाउंट पे HEC लगा के डबल डबल कर दिया। तो इसको कैसे ध्यान में रखना, तो ध्यान में ऐसा लिखो कि जब सिर्फ अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है तो उस पर डायरेक्टली 78 लगाना, बट जब अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम बाकी इनकम्स के साथ में आ रही है, जब अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम बाकी इनकम के साथ में आ रही है, तो हम ये रेट 78 ना लेते हुए कितना लेंगे मुन्ना, हम लेंगे इसको 75%। और 75 जब सबके साथ ऐड हो जाएगा प्लस 4% का HEC आ जाएगा तो सिर्फ सब कुछ सेम हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आई होप सारे बच्चों को क्लियर होगा। इतनी सारी बातें जिन्होंने नहीं लिखी है, एक बार फुल स्क्रीन करवा रहा हूं, एक बार लिख लीजिएगा जल्दी से। और जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे प्लीज पॉज करके लिखिएगा, ठीक है ना, नहीं तो उतना टाइम नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा मेरा टाइम। ये पहले लिख लो जल्दी से, पॉज करके लिख लीजिए। ये ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में, ठीक है। एक मिनट ना, मैं क्या करता हूं, इसको छोटा कर देता हूं, ये ओल्ड टैक्स रिजिम के रेट्स को यहां मैंने हटा दिया। ये असेसमेंट ईयर 23-24 तक ऐसा होता था, और असेसमेंट ईयर 24-25 से क्या हो रहा है, न्यू रिजिम 115 BAC वाला जो है वो डिफॉल्ट हो चुका है, और ओल्ड जो है ये ऑप्शनल हो चुका है। देयरफॉर इफ ओल्ड लेना है, ऑप्ट आउट करना है फ्रॉम डिफॉल्ट रिजिम। अगर ओल्ड लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफॉल्ट रिजिम से
ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये लिख लो। ठीक है, ये लिख लीजिए पहले इतना, पॉज करके लिख लीजिए प्लीज। आई होप लिख लिया होगा। ये याद रखना, ये अनडिस्क्लोज सोर्स वाला जो पॉइंट है ना, वो जबरदस्त है, उसको पक्के में याद रखना भाई, उसमें गड़बड़ मत कर देना प्लीज। द एम्फोसाइज इज ऑन कि भैया जो बच्चे हैं उनका टाइम एक भी मिनट का वेस्ट ना करें, ये हमारा एम्फोसाइज रहेगा पूरे बैच में। क्योंकि देखो इंटरमीडिएट में कैसा था, इंटरमीडिएट में आप थे खाली फुकट, आपके पास कुछ ज्यादा काम था नहीं, बट अभी आपको आर्टिकलशिप मैनेज करनी है, आपको लेक्चर्स मैनेज करने हैं, प्लस आपको प्रैक्टिस भी करना है। फाइनल में इंटर से ज्यादा प्रैक्टिस होना बच्चे, समझा गया? हाँ, तो अपना एम्फोसाइज यही रहेगा, इसलिए वीडियो पॉज करो अपने हिसाब से और चालू कर दो, क्योंकि मैं अगर रुक जाऊंगा ना तो फिर 400-300 घंटे के लेक्चर हो जाएंगे, और वो अपन करते नहीं है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइम। ये इसको लिख लीजिए जल्दी से। अरे भाई पॉज करके लिख रहे, नया है क्या तू? मुन्ना लिख लिएगा? पानी तो हो गया, चलो ठीक है। यहां तक आई होप सब बच्चे को क्लियर होगा, ज्यादा कोई इसमें आपत्ति होंगी नहीं। क्या बोल रहे हैं? 78 है, थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं ज्यादा प्रमोशन पे यकीन नहीं करता। अभी पहले तो आप देखे होंगे कि मैं पोस्ट वोस्ट भी नहीं डालता था, आजकल मेरी वाइफ ने टेक ओवर कर लिया है सारा का सारा, तो वो संभालती है, तो अभी थोड़ा आई एम बिकमिंग गुड इन मार्केटिंग। अपने को भाई पढ़ाते आता है बढ़िया, ठीक है, बाकी मार्केटिंग भी आती है, बट अगेन जो ज्यादा बेटर है वो करे। चलो, हाँ ठीक है, चलेगा। तो अपन ने ये देखा, अब ये टोटल इनकम है, वापस आते हैं मुद्दे पे वापस, कहां से शुरू करा था। ये पांचों हेड्स की इनकम है अपनी, ये पांचों हेड्स की इनकम ग्रॉस टोटल इनकम बन गई, बराबर। इंडिविजुअली हर एक चीज को पढ़ने वाले मैं एट ए ग्लांस चालू कर रहा हूं, चैप्टर 6 के डिडक्शंस माइनस कर दिए, टोटल इनकम आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये टोटल इनकम को आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। टोटल इनकम पे सेम रेट नहीं लगता, पूरी की पूरी टोटल इनकम पे, ध्यान से सुनो, एक मिनट रुक जा बेटा। अरे यार ये टाइपिंग वाला ऑप्शन ही नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो क्या होता है, टाइपिंग दिखता है ना, बच्चा टाइप कर रहा है, तो मेरे को लगता है भाई रुक जाओ, टाइम वेस्ट होता है उसमें। जब मैं पढ़ा रहा हूं ना तब टाइप मत करो, मैं देता हूं तुमको टाइम, चिंता मत करो, मैं पूरा टाइम देता भाई तुमको, तुम वेस्ट मत करो अपना टाइम मेरा टाइम दोनों नहीं, टाइप मत करो, ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, देखो टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, क्योंकि ये टोटल इनकम के अंदर सारी की सारी इनकम है, स्पेशल इनकम भी है और नॉर्मल इनकम भी है। तो टोटल इनकम पे अपन पूरा का पूरा स्लैब रेट नहीं लगा सकते, बहुत सारे नमूनों को, नगित्तर लोगों को ये पता ही नहीं है, ये टोटल इनकम को पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। एक स्पेशल इनकम, स्पेशल इनकम्स अलग लेके जाओ, और नॉर्मल इनकम या बैलेंस बोल दो, ये अलग कर दो। मान के चल लेते हैं, मान के चल लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने को करवाना ही है। मैं एक काम करता हूं, ये उठाया, कॉपी कर दिया, इसको कर देंगे, नहीं तो चलो ठीक है, एक बार लिख लेते हैं अपन सारी की सारी इनकम्स, कौन सी थी बताओ। एलटीसीजी 112 वाली 20%, बरोबर है। अबे रिवीजन हो जाएगी ये बहाने। दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सा, 111A का 15%। एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा, 112A का 10%, 1 लाख के ऊपर वाला। और बाकी था
कैजुअल वाली इनकम, कितना परसेंट, 30%, और एक था अनडिस्क्लोज्ड सोर्स ऑफ इनकम, वो था 75%, क्योंकि पूरी इनकम पे अपन 4% का हेल्थ एजुकेशन से लास्ट में लगाने वाले। ये स्पेशल इनकम को कर दो अलग, एक एग्जांपल भी लेके बताऊंगा, चिंता मत करो। और जो बची हुई इनकम है, ये जो बैलेंस इनकम है ना, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कौन सा टैक्स रिजीम आप ले रहे हो। अगर आप न्यू ले रहे हो तो उसके कंसेशनल रेट्स, और अगर आप ओल्ड ले रहे हो तो उसके नॉर्मल रेट्स। हाँ जी, अब सर न्यू ले रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ पीजीबीपी की इनकम डिफरेंट रहेगी, ओल्ड ले रहे हो तो पीजीबीपी की इनकम अलग रहेंगी। समझ रहे हो ना आप बात? हाँ। बट मैं बात कर रहा हूं सब कुछ आपने निकाल लिया, टोटल इनकम आपने निकाल ली न्यू ओल्ड के हिसाब से। तो अगर न्यू ले रहे हो तो न्यू के रेट लगाना है, या बैलेंस इनकम पे। मेरा आपको बताने का तात्पर्य यह है कि जो डिफॉल्ट रिजीम है, जो न्यू रिजीम 115 बीएससी का डिफॉल्ट बना है, वो स्पेशल इनकम पे एप्लीकेबल नहीं होता। स्पेशल इनकम पे वो डिफॉल्ट रिजीम एप्लीकेबल नहीं है। स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट पे ही टैक्सेबल रहेंगी। एक बात इस क्लास के अंदर जो मुद्दे की बात बताई, पहली, स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट पे टैक्सेबल रहेगी, चाहे न्यू रिजीम हो, चाहे ओल्ड रिजीम हो, या चाहे डिफॉल्ट हो, चाहे ऑप्शनल हो गया हो। ठीक है, क्लियर है? पहली बात लिख के रख दो, और वो भी कहा लिखना, बुक के ऊपर में। अच्छा, बुक नहीं बनाई अभी तक? अरे बाप रे, बाकी सर एससीएम वो जो इशिका मैम की बुक है ना, उसके अंदर लिख रहे, फटाफट मारेंगी इशिका मैम तुमको। मैं तो नहीं मारूंगा, क्योंकि मेरा तो लिख ही रहे हो ना, उनके बुक में मेरा क्यों गंदगी कर रहे हो भैया? अपनी बुक में लिखो यार, ठीक है ना? डीटी की अलग से एक बुक बना लो 200 पेज की, एक बुक 200 पेज की, फिर ऐसी बुकों की ढेर लगाएंगे। ठीक है सर, अगर हम राइटिंग करते तो जो नालायक बच्चे हैं स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अच्छा, ऐप में स्क्रीनशॉट अलाउड ही नहीं है, लेके दिखाओ, लेके दिखाओ स्क्रीनशॉट, लिखना ही पड़ेगा अब तो लिखना ही पड़ेगा, ऐसा हो गया। पहली चीज, स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट पे टैक्सेबल रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजीम यू हैव ऑप्टेड फॉर। मतलब आप न्यू लो, आप ओल्ड लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होंगी। दूसरे मुद्दे की बात, दूसरी मुद्दे की बात, हमको पता है कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है या जो स्लैब रेट्स है, वो सिर्फ इंडिविजुअल एचओएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को एप्लीकेबल होते हैं। कंपनी के लिए 30% या 40% का रेट है, डोमेस्टिक कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी 40%, डोमेस्टिक कंपनी 30%, फॉरेन कंपनी 40%। अगर डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर 2 साल पहले वाले साल में, मतलब असेसमेंट ईयर क्यों भाई इतना हंस रहा है? अभी तो सारे पत्ते खुलेंगे। हाँ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे पुराने पाप धोते हैं। कंपनी के लिए क्या क्या रेट्स थे? अगर कंपनी, असेसमेंट ईयर अपना कौन सा है? 24-25। जो बच्चा जून 25 के लिए देख रहा है, आपके लिए असेसमेंट ईयर रहेगा भैया 25-26, ठीक है ना? हाँ, जून, ये देखो, दिसंबर 2024 वाले बच्चों के लिए, जून 2025 वाले बच्चों के लिए, ये रेट से असेसमेंट ईयर ये है। तो 2 साल पहले का असेसमेंट ईयर ये है, तो प्रीवियस ईयर रहेगा 23-24, यहां रहेगा प्रीवियस ईयर 24-25। इस प्रीवियस ईयर के 2 साल पहले, 23-24 के 2 साल, 21-22 में, अगर प्रीवियस ईयर 21-22 में, और यहां पे प्रीवियस ईयर 22-23 में, अगर आपका टर्नओवर डोमेस्टिक कंपनी के लिए लेस देन इक्वल टू 400 करोड़ है, तो आपके लिए 25% का रेट है। याद आया? टर्नओवर, अरे अगर आपने असेसमेंट ईयर 23-24 पढ़ा होगा ना, तो आपके बुक में लिखा होगा आपके लिए असेसमेंट ईयर कौन सा एप्लीकेबल होगा, पहले जब भी आपने एग्जाम दिए थे। असेसमेंट ईयर 23-24, मैं बताता हूं, देखो सिंपल लॉजिक है। असेसमेंट ईयर आपको एप्लीकेबल था 23-24, तो आपका प्रीवियस ईयर कौन सा था? 22-23। इसके 2 साल पहले के रेट्स,
इसके 2 साल पहले का टर्नओवर, मतलब आपने पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर 2020-21 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो। अब असेसमेंट ईयर 1 साल आगे हो गया, तो अब हमको प्रीवियस ईयर 21-22 है दिसंबर वालों के लिए। अब जून 25 में जो बच्चा एग्जाम देने वाला है उसके लिए असेसमेंट ईयर रहेगा 25-26, प्रीवियस ईयर हो जाएगा 24-25। तो 24-25 के 2 साल पहले 22-23 में अगर टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो 25% का रेट है, अदर केसेस में 30% का रेट है, और फॉरेन कंपनी को 40% का रेट है। ये रेट्स अपन वापस से पढ़ने वाले हैं, अगले 2-3 दिन में ही ये रेट्स वापस से पूरा का पूरा पढ़ेंगे। मैं आपको एक बेसिक क्रक्स दे रहा था उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले असेसमेंट ईयर पुराना वाला पढ़ा है, सो दैट क्या है ये एकदम से क्लिक हो जाए। ठीक है, हाँ भाई। तो कंपनीज का क्या क्या रेट है? 25%, टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है तो। अदर केस में 30%, फॉरेन कंपनीज 40%, पार्टनरशिप फॉर्म फ्लैट 30%, एलएलपीज फ्लैट 30%। ये कौन से रेट्स है? ये नॉर्मल इनकम के रेट्स है, ये नॉर्मल इनकम के रेट्स है। इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इनके लिए स्लैब रेट्स है। फिर कंपनी के लिए स्लैब रेट नहीं है, फर्म या एलएलपी के लिए स्लैब रेट्स नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का याद होगा, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए पहले 10,000 पे 10%, अगले 10,000 पे 20%, और अबाउट 20,000 10-10-20 के ऊपर वाली जितनी भी इनकम है 30% का टैक्स रेट था कोऑपरेटिव सोसाइटीज का। ठीक है, अब ये जो रेट्स है ये रेट्स नॉर्मल इनकम पे एप्लीकेबल है, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट्स है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से सुनो, मैं फिर से बता रहा हूं मैंने क्या बोला। ये जो रेट्स है ये रेट्स नॉर्मल इनकम के लिए है, स्पेशल इनकम पे हमेशा स्पेशल रेट ही लगेगा। जैसे अगर कोई कंपनी है उसको 2 इनकम हुई, एक कंपनी है, समझो बात को, एक कंपनी है, लिखने का टाइम देता हूं, रुक जाओ। इसको 2 इनकम हुई, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कहा इसने अपनी बिल्डिंग बेचा, और दूसरा इसको पीजीबीपी की इनकम हो रही है। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ इसको 20 करोड़ का, और पीजीबीपी की बिजनेस की इसकी इनकम है कुछ 80 करोड़। तो इसकी टोटल इनकम कितनी होगी? सारे डिडक्शन विडक्शन माइनस करने के बाद समझ लो, 100 करोड़। अब ये 100 करोड़ को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, स्पेशल इनकम जो कि कौन सी है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20 करोड़, और नॉर्मल इनकम जो कि बिजनेस की है 80 करोड़। अब ये स्पेशल इनकम पे 30% का रेट नहीं लगेगा, ये डोमेस्टिक कंपनी है 30% वाली, ठीक है ना, ये डोमेस्टिक कंपनी है 30% वाली। अब लोग क्या करते हैं, अरे कंपनी है ना तो भैया पूरे के पूरे 100 करोड़ पे 30% लगा दिया, लग गया चूना, आया गोला जीरो। ना 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 ना, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट। और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन सा है? सेक्शन 112 वाला, इसका रेट होता है 20%। सर पर कंपनी के केस में तो 30% का रेट है। अरे वो तो नॉर्मल इनकम पे है, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट। तो 20 करोड़ का 20%, 4 करोड़, और 80 करोड़ का 30%, 8 3 आर 24 करोड़। समझे क्या? हाँ, तो ये टोटल हो जाएगा 28 करोड़ प्लस सरचार्ज वरचार्ज अभी बात नहीं करता हूं मैं, ठीक है ना। ये हो गया 28 करोड़ का टैक्स, सरचार्ज वगैरह की बात अभी मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये समझा। वहीं पे अगर सेम सिनारियो, लिखने को टाइम देता हूं भैया, रुक जाओ थोड़ा सा। अरे कौन नमूना है रे, एक मिनट रुको। ए बाबू, तूने मेरे से इंटर में नहीं पढ़ा है क्या? मैं देता टाइम, रुक जा। बीच बीच में बोल रहा सर रुको, लिखने दो, पागल है क्या? मारू पकड़ के, दिमाग नहीं भरो, किताब नहीं, ठीक है। ये सेम टू सेम चीज अगर इंडिविजुअल के लिए होती तो क्या होता सीन? सेम टू सेम चीज अगर इंडिविजुअल के लिए होती
तो क्या होता सीन, इंडिविजुअल के केस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो 20% पे टैक्सेबल होता था, LTCG 2 करोड़ इंटू 20%, 4 करोड़, सेम रेट जो कंपनी को है। और जो पीजीबीपी वाला इनकम है उसका, मैं अभी सरचार्ज को इग्नोर कर रहा हूं, पीजीबीपी वाला जो इनकम है कितना था, 80 करोड़ का। मान लेते हैं अपन ये इंडिविजुअल ओल्ड रिजिम में आ गया है, मतलब इसने क्या करा है, ऑप्ट आउट करा है डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से, तभी ये ओल्ड में आएगा। तो 80 करोड़ में से पहले 2.5 लाख जीरो, अगले 2.5 लाख पे 5%, 12,500, एक बार चेक कर लो तो भैया, 2,50,000 इंटू 5%, 12,500, ठीक है। पहले 2.5 लाख पे जीरो, 2.5 लाख से 5 लाख, 5%, अगले 5 लाख पे 20%, वो हो गया 1 लाख। सर इतना भी नहीं भूले जी, सीधा बोलते पहले 10 लाख पे 1,12,500 जो इंटर में पड़ा था। अरे पर ठीक है, एक बार तो बता दिए। और अगले कितने, 79 करोड़ एंड 90 लाख पे 30% लगेगा, जो भी अमाउंट आता है निकाल लो। 70 करोड़ 90 लाख, अमाउंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। इसको अब लिख लो, क्या क्या बताया मैंने आपको, ध्यान से सुनना, वापस बता रहा हूं। स्पेशल इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल, नहीं इज नहीं आएगा, आर आएगा। स्पेशल इनकम्स आर ऑलवेज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट इररिस्पेक्टिव, चलो ये लिख लो, एक काम करो, स्पेशल इनकम्स आर ऑलवेज टैक्सेबल एट स्पेशल रेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स रिजिम एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन। पर्सन कौन है फर्क नहीं पड़ रहा है, पर्सन कोनो भी हो, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है। रिजिम कोनो भी हो, ओल्ड हो न्यू हो, डिफॉल्ट हो ऑप्शनल हो, स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है, कोई भी रिजिम हो, कोई भी इंसान हो। जो बैलेंस इनकम है, जो नॉर्मल इनकम है, दे आर टैक्सेबल एट डिफरेंट रेट्स फॉर डिफरेंट पर्सन एंड एज पर द डिफरेंट रिजिम्स। बराबर है, यस। एंड उसके बाद में आप ये लिख लीजिए, ये वाला पॉइंट लिखिए, ठीक है। इसको बढ़िया से लिख लो, चकाचक करके मजा आ जाएगा। इसको झूम कर देते हैं अपन, और ये अमाउंट मत निकालते बैठना, बोर हो जाऊंगा मैं ऐसे फालतू के चिंदी काम नहीं करता हूं, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनको बता रहा हूं। आई होप ये सब बच्चों ने लिख लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिखा है लिख लीजिए, मैं पानी ले आता हूं। हाँ भाई, एक काम करिए, 2 मिनट ब्रेक ले लीजिए। रिकॉर्डेड वाले बच्चे या यूट्यूब वाले बच्चों के लिए ब्रेक नहीं रहेगा, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, ठीक है। चलो, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑनलाइन वाली जनता है कि गई, नहीं है, चलो। देखो, यहां तक हम लोग कर चुके थे। अब अभी तक की जो बातें हमने करी है उसको एक बार देख लेते हैं, क्या क्या करा है हमने, बताओ। पहली चीज हमने ये देखी, ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम में क्या क्या डिफरेंस है। डिफरेंस है मतलब ये डिफॉल्ट विफॉल्ट वाली बात है। ये एक बार फिर से मैं अच्छे से लिखवा देता हूं आपको। आपने जब इंटरमीडिएट दिया होगा, हो सकता है जो भी ईयर आपके लिए एप्लीकेबल हो, अभी फाइनल्स में, फाइनल अगर आप दिसंबर 24 दे रहे हो, तो आपके लिए जो असेसमेंट ईयर एप्लीकेबल है वो है 2024-25, और असेसमेंट ईयर का पहला साल प्रीवियस ईयर होता है, तो प्रीवियस ईयर होगा 2023-24, बराबर। और जो बच्चा दिसंबर 2000 फाइनल दे रहा है कब, जून 2025 में, जून 2025 तक के बच्चों के लिए ही ये बैच एप्लीकेबल है। आपका असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा बट अमेंडमेंट ज्यादा नहीं रहेगी। दिसंबर 25 वाले बच्चे ये मत देखना,
ठीक है। आपके लिए एप्लीकेबल होगा असेसमेंट ईयर 2025-26 और प्रीवियस ईयर एप्लीकेबल होगा 2024-25। ठीक है, क्या कह रहे हैं? बुक्स, अच्छा बुक्स का नहीं पता है। बुक्स वैसे ही मिलेगी, फाइनल के अंदर आपको 3 वॉल्यूम्स में बुक मिलेंगी। कॉन्सेप्ट बुक जो होती है वो 3 वॉल्यूम में मिलेगी, विद एग्जांपल्स भी उसमें ही इंक्लूडेड रहेंगे। और एक फाइनली एक चार्ट बुक आएगी जो कि आएगी लगभग सितंबर एंड या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो आपके पास 2 महीने रहेंगे उसमें से रिवाइज करने के लिए। रिवीजन भी मैं ही करवाऊंगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, अब चलो, अब हमने क्या क्या देखा था उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने इस सेशन में कुछ ज्यादा बातें नहीं करी थी, सिर्फ बात करी थी हेड्स ऑफ इनकम की। ग्रॉस टोटल इनकम आती है, पांचों हेड्स मिलके चैप्टर 6 से डिडक्शंस माइनस हो जाते हैं, टोटल इनकम आ जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि भैया जो स्पेशल इनकम है, ये स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होंगी, चाहे पर्सन कोई भी हो, चाहे टैक्स रिजिम कोई भी हो। इसका बनाते हैं क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन इसका बना लेते हैं, जिससे अपने को बहुत बेहतरीन लेवल की क्लैरिटी आ जाएगी। इंटर की जो बातें हैं ना, मतलब वो जो गैप पड़ गया है आपका, वो गैप थोड़ा सा फिल हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन ले लेते हैं एक। मान लेते हैं आपकी पीजीबीपी की इनकम है, कितनी माने पीजीबीपी की इनकम? 6 लाख रुपए। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 112 ए, ए लिखता हूं, 4 लाख रुपए। आपको डिविडेंड मिला है 3 लाख रुपए, 14 और 3 17, 10 और 3 13। हाउस प्रॉपर्टी का जो आपका इनकम है, रेंटल इनकम, वो भी ले लेता हूं मैं 2 लाख रुपए। चलो हाउस प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं। एक आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है अंडर सेक्शन 111 ए वाला, वो हुआ है 3 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का। और एक आपको हुआ है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, मैं सेक्शन नहीं लिख रहा हूं, ऑन सेल ऑफ लैंड, आपने जमीन बेची, उस पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 4 लाख रुपए का। ठीक है, अज्यूम क्या कर रहे हैं? अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक इंडिविजुअल हो जिसका एज है 48 ईयर्स, प्लस आप एक रेसिडेंट हो। हाँ, रेसिडेंट भी तो जरूरी है। ठीक है, सेकेंडली आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर रहे हो, नहीं तो सॉरी सॉरी सॉरी, आप ऑप्ट आउट कर रहे हो, ऑप्ट आउट फ्रॉम डिफॉल्ट टैक्स रिजिम। आपने डिफॉल्ट टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी से ऑप्ट आउट किया है। ये कैलकुलेट करके हम आज का सेशन कर देंगे एंड। इतना ही करेंगे, एकदम से बहुत ज्यादा भपका नहीं होना चाहिए ना, नहीं तो टैक्स का भपका हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा। वैसे भी आज का सेशन पार्ट ए रहेगा, कल का सेशन पार्ट बी रहेगा, दोनों चीजें। और उसके बाद अपना कंटिन्यूअसली नॉर्मल सेशंस चालू हो जाएंगे। आज और कल हम वही बात करने वाले हैं कि टैक्स कंप्यूटेशन जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, उस पे ही करेंगे। आज एक कॉन्सेप्ट करवाता हूं, इसके बाद एक क्वेश्चन और ले लूंगा, ठीक है। और उसके बाद में जो कल का सेशन है उसमें अपन सारे क्वेश्चंस ही करेंगे, जिसमें थोड़ा थोड़ा आपको पीजीबीपी याद दिलाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको आईएफओएस याद दिलाऊंगा, थोड़ा थोड़ा आपको हाउस प्रॉपर्टी याद दिलाऊंगा, थोड़ा थोड़ा कैपिटल गेन्स याद दिलाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं मान के चल रहा हूं मैं, आपको आता है, मैं बताने वाला हूं आपको हर एक चीज। ठीक है, चलो बताइए क्या करेंगे। आप कर लो भाई, आपको करना है, मेरे को नहीं करना है। टोटल इनकम, डिडक्शन विडक्शन कोई नहीं है, कोई डिडक्शन नहीं है बेटा। 4 और 4 10 13, 13 और 5 18 और 4 22 लाख रुपए, 22 लाख रुपीज की इनकम है। ठीक है, 22 लाख की इनकम है, ऑप्ट आउट करा है, मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम लिया है, इंडिविजुअल है, 48 ईयर्स का रेसिडेंट है। बताओ भाई क्या करेंगे। चलो, ये जो टोटल इनकम है 22 लाख,
इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब अपन जब पढ़ रहे हैं तब तो ऐसे दो गोले मारना ठीक है, इसमें से ये टोटल इनकम में से अपन करेंगे स्पेशल इनकम को अलग। ये स्पेशल इनकम है, ये स्पेशल इनकम है। देखो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये 112A का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये 10% पे टैक्सेबल है, बट अबाउट अबाउ अबाउ बोलो 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 1 लाख, 1 लाख के ऊपर वाला तो ये 4 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा, सिर्फ 3 लाख पे टैक्स लगेगा। 111A का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन फ्लैट 15% पे टैक्सेबल है। और ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ लैंड, ये 111A के अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। और 111A के अलावा जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उन पे स्लैब रेट पे टैक्स लगता है, उन पे स्लैब रेट से टैक्स लगता है। ठीक है, तो भैया अपन करेंगे टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, ऐसे निकाल लेता हूं मैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना टैक्सेबल रहेगा? 4 लाख। 4 लाख में से 1 लाख माइनस 3 लाख का 10% टैक्स आ जाएगा 30,000। फिर उसके बाद टैक्सेबल ये ले लिया। अभी मैं फॉर्मेट पे नहीं जा रहा हूं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15% पे है, कितना है? 5 लाख। 5 लाख इंटू 15% 75,000। मेरा मैथ्स अच्छा है इसलिए मेरे को डायरेक्टली याद है, नहीं तो आप 5 लाख इंटू 15% कर सकते हो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये दोनों हो गई। देखो ये 22 लाख की जो इनकम है ना, इसमें अपन ने पूरा 4 लाख का लिया था, बट 3 लाख पे टैक्स लगता, तो 22 लाख की इनकम अपने को नहीं करनी है, सिर्फ 21 लाख की इनकम इज टैक्सेबल। ओके, जिसमें से 3 और 5 8 लाख की इनकम पे अपन टैक्स निकाल चुके हैं। अब बची हुई इनकम कितनी है? देखो ये 6 लाख, ये 3 लाख, 9 लाख का डिविडेंड, 6 और 3 लाख का डिविडेंड, ऐसे 9 लाख, और ये 4 लाख, 13 लाख बची है। कितनी बची है? 13 लाख। कितनी इनकम बची है? 13 लाख बची है, प्लस 13 प्लस 3 और 5 8 पे अपन निकाल चुके हैं। 21 लाख की इनकम पे ही टैक्स लगेगा। इनकम तो 22 है, अरे बट ये 22 में से 1 लाख की इनकम ऐसी है जिस पे टैक्स ही नहीं लग रहा है। पहले 1 लाख पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A वाला जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या लिस्टेड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, उस पे 1 लाख पे पहले टैक्स ही नहीं लगता है, मैंने बता दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब इनकम कितनी बची अपनी? 13 लाख। टैक्स ऑन other incomes of rupees 13 lakhs। फर्स्ट 2.5 लाख, पहले 2.5 लाख पे नील, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5% 12,500, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% 1 लाख रुपए, और नेक्स्ट 3 लाख पे 30%, 3 3 9 90,000। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 30 75 30,000 प्लस 75,000 प्लस 90 प्लस 1,12,500, ये हो गया नॉर्मल टैक्स, हो गया 2,02,500, और ये हो गया 1,05,000 प्लस 1,05,000। टोटल टैक्स आ गया अपना 307,500 प्लस 4% HEC प्लस 4%, ये डायरेक्ट अमाउंट आया 319,800। ये आना चाहिए आपका। कितने बच्चों को आया जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब यार ये बहुत सिंपल बेसिक था, एकदम कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अभी तो मैंने ना अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट लाया, ना 87A का रिबेट लाया, कुछ भी नहीं लाया, वो सारी चीजें आएंगी। अब जिन बच्चों को ये याद होगा कि जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा कि 87A का रिबेट ओल्ड टैक्स रिजिम में से मिलता था, न्यू टैक्स रिजिम में से नहीं मिलता था, तो अब 87A का रिबेट न्यू टैक्स रिजिम में भी आ गया है,
उसको 2-3 दिन बाद कवर करेंगे अपन आराम से, चिंता मत करिए उसका। बट मैं बता रहा हूं आपको कि आपके इंटर से आपके फाइनल तक कितनी दुनिया बदल चुकी है। और हाँ, ये एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल का ही सिलेबस है, मैं इसको मिक्स नहीं कर रहा हूं सीए फाइनल के साथ में। ये बैच एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। इसको लिखना चाहते हो तो लिख लो, अब कोई बच्चा रहेगा जिसको लिखना है तो लिख लीजिए एक बार। चलो ठीक है, तो ये एक बेसिक मैंने आपको ओवरव्यू दिया क्या क्या डिफरेंस होता है। अब एक बार मॉड्यूल पे से नजर घुमाते हैं आपके, ठीक है? हंसना मत मेरे साथ, मैं हंसने वाला हूं, तो थोड़ा सा आप कंट्रोल करिएगा, आप भी मत हंसिएगा, ठीक है? ये चैप्टर्स के नाम दिए हैं मॉड्यूल में, देखो मतलब एकदम भसड़ मचा रखी है, पूरी की पूरी भसड़, लिटरली भसड़ मचा रखी है, जबरदस्ती का ये चीज दे रखी है। सबसे पहला जो चैप्टर दिया है मॉड्यूल में वो है असेसमेंट ऑफ इनकम, इनकम को असेस करना, एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटीज, जिसमें इंडिविजुअल दिया है इंक्लूडिंग नॉन रेसिडेंट, दूसरा दिया है कंपनी, तीसरा दिया है ट्रस्ट, और चौथा दिया है म्यूचुअल एसोसिएशंस, ठीक है? फिर टैक्स रिटर्न, ये असेसमेंट प्रोसीजर सेकंड चैप्टर है, ये नया चैप्टर है, पूरा का पूरा कंप्लीटली न्यू है। फिर अपील्स, रेक्टिफिकेशन, रिवीजन, सेटलमेंट कमीशन, एडवांस रूलिंग वगैरह वगैरह चीजें दी है। पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस, चौथा मॉड्यूल मतलब चैप्टर नंबर 4 फालतू का है। बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, जिन्होंने मेरे से इंटरमीडिएट में टैक्स पढ़ रखा था, आपको याद होगा अपन ने कैपिटल गेन्स में एक सेक्शन देखा था स्लम सेल का, उसके अंदर क्या होता है। फिर ये बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मैंने आपको इंटर में बहुत सारी बातें बताई थी कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है वो कंपनी में कन्वर्ट होती है, फर्म में कन्वर्ट होती है, फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में जाती है, ब्ला ब्ला, एलएलपीज वगैरह वगैरह। भाई सारे के सारे टैक्स इंप्लीकेशन जो जो होते हैं एक बार शॉर्ट शॉर्ट में सारे बताए थे, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे A to Z डिटेल में करने के, ठीक है? टैक्स प्लानिंग ये अगेन रिपीट है, याद होगा आपको। टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग नहीं याद, मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, जिसको याद होगा हाथ ऊपर करो, मतलब ऐसे उंगली वाला। फिर सीबीडीटी और इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ये चैप्टर का नाम है। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस, आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वैसे। ये ब्लैक मनी एक्ट एक नया है, छोटा सा चैप्टर है, क्यूट सा, एकदम पांचट, ठीक है? और फिर ये केस स्टडीज है। अब ये केस स्टडी कोई अलग चैप्टर नहीं है, पहले एक चीज ध्यान में रखो ये कि केस स्टडी कोई अलग चैप्टर नहीं है, ये सारी केस स्टडीज अपन ईच चैप्टर में, हर एक चैप्टर के अंदर जहां जहां जो जो चीजें लगती है वहां वहां पढ़ेंगे। आपको याद होगा तो इंटरमीडिएट में मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, किससे सुनाए हुए, कहानियां सुनाई हुई है, और मैंने आपको बताया था कि ये कहानियां मेरे पप्पा ने नहीं बनाई हुई है, ये कहानियां केस लॉस से आती है। तो फाइनल के अंदर केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो उसके लिए पूरा का पूरा इन्होंने लगभग 30-32 पेज का चैप्टर दे रखा है, जिसको अपन यहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। ये मेरे बुक में केस स्टडी का अलग से चैप्टर नहीं दिखेगा, क्योंकि जो चैप्टर्स की केस स्टडीज है यहाँ से उठा के वो चैप्टर के अंदर डाली जाएगी, प्लस एडिशनल कुछ केस स्टडीज जो मेरे को लगती है रेलेवेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, वो डाली जाएगी। फिर ये इंटरनेशनल टैक्सेशन आता है, क्या तुम्हें याद है कौन सा चैप्टर है? सेक्शन 90, 91, 90A, सेक्शन 90-91। इसकी बात अपन ने करी थी रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर, इसकी बात अपन ने करी थी रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर। मैंने आपको बताया था कि भैया अगर मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं, ठीक है, और मैं इंडिया के बाहर जाके कोई पैसा कमा रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात, प्रणव जांडक इंडिया का रेसिडेंट है, तो जो इंडिया में मेरे को पैसा कमाना है उस पे तो मेरे को टैक्स भरना ही पड़ेगा। बट अगर मैं किसी बाहर कंट्री में जा रहा हूं, बाहर कंट्री में फॉरेन में जाके अगर मैं पैसे कमा रहा हूं, तो क्योंकि मैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूं, मेरे को इंडिया में टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है? ये बराबर है। इंडियन सिटीजन, ग्लोबल इनकम इज टैक्सेबल, इंडियन, सॉरी सिटीजन नहीं, गलती से सिटीजन बोल दिया, इंडियन रेसिडेंट को ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगता है।
सिमिलरली मैंने आपको बताया था कोई नॉन रेसिडेंट बाहर का आदमी इंडिया में आके पैसे कमा रहा है तो मोदी जी उससे टैक्स लेंगे, बराबर है। वैसे ही अब मेरे को समझो, मैं बाहर जाके पैसा कमा के इंडिया में ला रहा हूं, तो इंडियन गवर्नमेंट मेरे से टैक्स ले रही है क्या बोल के कि भैया तुम हमारे हो, तुमको हमारे पास टैक्स भरना ही पड़ेगा। सिमिलरली जैसे मैं यूएस गया, वहां से पैसे कमाए मैंने, तो यूएस वाली गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे मेरे को कि भैया तुम हमारे जमीन पे आके पैसा कमा के लेके जा रहे हो, हमको टैक्स भरो। तो मैं अगर कोई इंडिया का रेसिडेंट है और वो फॉरेन में जाके पैसा कमा रहा है तो उसको फॉरेन में टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां जाके कमाया है, साथ ही साथ इंडिया में भी भरना पड़ेगा। दो बार टैक्स लग गया एक ही इनकम पे। तो ऐसे केस में ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का रोल आता है। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको इंटर में दिया था। जिन्होंने मेरे से नहीं पढ़ा है, कहीं और से पढ़ा है, आपके टीचर ने दिया होगा, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दिया अभी आपको। आगे अपन इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर रेसिडेंशियल स्टेटस में एक और चीज आई थी, POEM, कंपनी। कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस याद है कैसे निकालते? कविता। कविता किसी को याद आया क्या? हाँ भैया चैट सेक्शन में बताओ जल्दी, कविता किसी को याद आया क्या? किसी को कविता याद आई क्या? मैंने बताया था इंडियन कंपनी हमेशा रेसिडेंट होती है, बट फॉरेन कंपनी इंडिया में तभी रेसिडेंट रहेगी जब उसका पोएम इंडिया में है प्रीवियस ईयर में। मतलब जो प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस आपको निकालना है, उस प्रीवियस ईयर में कविता, पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में होना। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की दो लाइनें थी। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट में कम से कम 4-5 पन्ने पढ़ने हैं, वो भी नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन में आता है। ये इंटरनेशनल टैक्सेशन इज नथिंग बट नॉन रेसिडेंट टैक्सेशन, ठीक है। फिर ट्रांसफर प्राइसिंग एक चैप्टर आता है, बड़ा शानदार चैप्टर है। और फिर ये गार्स आते हैं, और यहाँ पे होता है अपना सिलेबस खत्म, सिलेबस का ओवरव्यू खत्म। अब पहली बात, सबसे पहले देखो यहाँ पे इन्होंने क्या दे रखा है चैप्टर 1 के अंदर, वही चीजें दे रखी है। ये तो फालतू की बातें हैं। वाह 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 वाह, असेसमेंट ईयर 24-25 मुबारक हो। इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन्स, IFOS, ग्रॉस टोटल इनकम निकलेंगी, उसमें से डिडक्शन मिलेंगे, टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम रहेगी। फिर टैक्स लाइबिलिटी कैसे कंप्यूट करनी है, टोटल इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। यहाँ लिखो क्या लिखा है, टोटल इनकम अदर देन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड कैजुअल इनकम। ये तीनों को छोड़ के जो बाकी इनकम है वो स्लैब रेट पे टैक्सेबल रहेगी, वो स्लैब रेट पे टैक्सेबल रहेगी डिपेंडिंग ऑन द रिजिम। कैजुअल इनकम 30%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, 10%, 0%, 0% वाला अभी छोड़ दो, ठीक है। ट्रिपल बनेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%। ये आ गई आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी। इसमें से 87A का रिबेट अगर मिलता होगा, अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपकी इनकम 5 लाख या 7.5 लाख से कम है, ओल्ड रिजिम वाला। अब जो मैं ओल्ड बोलता हूं ना तो समझ लेना ओल्ड है, न्यू वाला डिफॉल्ट हो गया। ओल्ड रिजिम वालों के लिए 5 लाख की लिमिट है, और न्यू रिजिम मतलब डिफॉल्ट रिजिम वालों के लिए 7.5 लाख की लिमिट है। ये अपन पढ़ेंगे आराम से, सर चार्ज लगता होगा तो HEC, और ये टैक्स लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। फिर ये कुछ रिलीफ मिलते हैं, ये टैक्स लाइबिलिटी निकाल लिए, इसमें से जो एडवांस टैक्स पे करा था उसका क्रेडिट मिल जाएगा, TDS TCS कटा था उसका क्रेडिट मिल जाएगा, या फिर कोई भी टैक्स आपने जो पहले ही पे कर दिया है वो क्रेडिट मिल जाएगा, और ये जो अमाउंट आ जाएगा ये बैलेंस रहेगा टैक्स पेएबल, या फिर अगर ज्यादा पे कर दिया है, ज्यादा टैक्स कट चुका है तो रिफंड मिल जाएगा। फिर सीधे आ गई है नॉन रेसिडेंट पे, और नॉन रेसिडेंट में इन्होंने कुछ नहीं दिया, रेसिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर दे दिया, वो भी इतना ऊपर ऊपर से कि भैया शर्म आ जाए। ये चैप्टर दिया हुआ है, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं बस आपको बता रहा हूं एक बार। ये देखो कंपनी का पोएम के बारे में लिखा है, इंडियन कंपनी ऑलवेज रेसिडेंट, फॉरेन कंपनी अदर देन इंडियन कंपनी, ठीक है ना। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो, और ये ऐसे चीजें दे रखी है इनमें यहाँ पे, और फालतू पोएम की ये वगैरह वगैरह यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसको पढ़ने की अभी अपने को जरूरत नहीं है। मॉड्यूल में जहां जहां जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वहां वहां वो चीजें मैं सारी करवाऊंगा। ये बता दो मेरे को, किसी को ये याद है क्या नलाय को? अभी वक्त आ ही गया है तो बता दो। फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 48, नॉन रेसिडेंट जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स इंडिया के अंदर फॉरेन करेंसी को यूटिलाइज करके
परचेस करता है उस पे कैसे कैपिटल गेन निकालना। मैंने आपको बता रखा था कि भैया क्वेश्चन में रुपीस में दिया रहेगा सेल कंसीडरेशन और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफर, इसको डॉलर्स में या फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है, फिर कैपिटल गेन फॉरेन करेंसी में निकालना है, फिर ये फॉरेन करेंसी के कैपिटल गेन को इंडियन करेंसी के कैपिटल गेन में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग डिफरेंट रेट्स, कभी एवरेज रेट, कभी सेलिंग रेट, नहीं कभी बाइंग रेट। सेलिंग रेट कभी नहीं था, एवरेज रेट या बाइंग रेट था, याद होगा तो, नहीं तो मैं वापस से याद करवा दूंगा, चिंता मत करिए, उसका क्वेश्चन दे रखा है। और मैंने जो क्वेश्चन ले रखा है ना वो पुरानी वाली 2016 का जो सिलेबस था उसी में से अपने बुक के अंदर क्वेश्चन डाला था सीएमए के। ठीक है, देख लो भैया इसको एक बार, अगर तुमको देखना है ना मन भर के तो एक बार देख लो इसको, बस देख लो पॉज करके 1 मिनट के लिए, बाद में अपन आगे चलते हैं। लाइव वाली जनता जल्दी से देख लो, रिकॉर्डेड वाले पॉज करके देख लो भाई, मैं रुकूंगा नहीं तुम्हारे लिए। क्या बोल रहे हैं मुन्ना, कहाँ पे? हाँ बराबर, आप पूरा पूरा टाइप कर दो, मैं सुनता हूँ। अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, देखो मैं समझाता हूँ आराम से, चिल चिल, कोई चिंता नहीं। देख भाई, एक इंसान है, पर्सन, कोई भी पर्सन है, इंसान मतलब पर्सन, इनकम टैक्स वाला पर्सन, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो, कोई भी हो, ठीक है। अब ये जो टोटल इनकम है, इंसान की जो टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अरे कहा गया है, रुक जाओ 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हो गया, थैंक यू। हाँ, इंसान की जो टोटल इनकम है, रुक जा 1 मिनट बताता हूँ मैं तेरे को, अच्छे से बताता हूँ आराम से, ठीक है। 1 मिनट, रिकॉर्डेड वाले बच्चे को बता देता हूँ, भैया पूछ रहे कि सर जो टोटल इनकम में स्लैब रेट वाली इनकम है उस पे बताइए। देखो टोटल इनकम है, टोटल इनकम में 2 पार्ट, एक है स्पेशल इनकम और दूसरी है नॉर्मल इनकम। एक है स्पेशल इनकम, दूसरी है नॉर्मल इनकम। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, स्पेशल इनकम ऑलवेज स्पेशल रेट, स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट पे टैक्सेबल रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वन टैक्स रिजिम। टैक्स रिजिम कौन सा है कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफॉल्ट है, ऑप्शनल है, ओल्ड है, न्यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड, टाइप ऑफ पर्सन, कौन से टाइप का पर्सन है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बात आती है नॉर्मल इनकम की, बात आती है नॉर्मल इनकम की। नॉर्मल इनकम इट इज टैक्सेबल एट स्लैब रेट, बराबर है, हाँ। और ये स्लैब रेट डिफरेंट है न्यू रिजिम के और ओल्ड रिजिम के। जो न्यू है वो अब डिफॉल्ट हो चुका है, ओल्ड जो है वो ऑप्शनल हो चुका है। मैं यहां पे लिखवा देता हूं, न्यू जो है वो क्या हो चुका है अभी, न्यू डिफॉल्ट हो चुका है, और ओल्ड जो है ये ऑप्शनल हो चुका है। क्लियर? अभी आपको लिखना है तो ये भी लिख लेना कि ओल्ड लेने के लिए, अगर किसी को ध्यान में नहीं है तो वो ये भी लिख लेना कि ओल्ड लेने के लिए आपको आपको न्यू या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम से ऑप्ट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब अगर आप न्यू रिजिम लेते हो तो न्यू रिजिम के जो कंसेशनल रेट्स है, कंसेशनल स्लैब रेट्स, वो एप्लीकेबल रहेंगे। बट अगेन जो कंडीशंस न्यू रिजिम की या डिफॉल्ट टैक्स रिजिम की वो एप्लीकेबल रहेगी। और अगर अगर आप ऑप्ट आउट करते हो, ओल्ड में जाते हो, तो जो ओल्ड रेट्स है वही एप्लीकेबल रहेंगे। कौन से? 0 से 2.5 लाख, 0 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख के ऊपर वाली जो इनकम है वो 30% पे। ये ओल्ड रेट्स थे, न्यू रेट्स कंसेशनल है। ठीक है, 5-5% से जो बढ़ते हैं। ठीक है,
अभी उसको नहीं लाते, नहीं तो और कंफ्यूज हो जाओगे। कंसेशनल स्लैब रेट्स, ये बात हुई है स्लैब रेट की। अगर आप कौन हो, ये मैं बात कर रहा हूं इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के लिए। अब आपके वक्त क्या था, आपके वक्त जो न्यू टैक्स रिजीम था, मतलब पिछले साल तक जो न्यू टैक्स रिजीम था, दैट वाज ओनली फॉर इंडिविजुअल और एचयूएफ। बट इस साल से 115 बीएसी का जो न्यू टैक्स रिजीम है, जो अब डिफॉल्ट हो चुका है, वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन सबके लिए हो चुका है। ठीक है, तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो उनके पास दो ऑप्शन है, ओल्ड न्यू का। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन उन्होंने कौन सा रिजीम फॉलो करा है, उनको वो रेट से टैक्स लगेगा। कौन सी इनकम पे? नॉर्मल इनकम पे। स्पेशल इनकम की बात नहीं हो रही है, स्पेशल इनकम अलग हो गई। कोई भी पर्सन हो, कोई भी टैक्स रिजीम फॉलो करे, हमेशा स्पेशल रेट लगेगा। क्लियर है? अब नॉर्मल इनकम की बात करते हैं। सर, नॉर्मल इनकम में अगर इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, तो उनके पास न्यू ओल्ड का ऑप्शन है, बराबर है। तो ये अगर न्यू लेते हैं तो इनको कंसेशनल रेट लगेंगे, ये अगर ओल्ड लेते हैं तो इनको ओल्ड रेट्स लगेंगे। क्लियर है? अब इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एक मिनट, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई की खैर बात अपन अलग से करने वाले हैं अभी इसके अंदर, तब तक के लिए मैं यही रहने देता हूं अभी। ठीक है, अब अगर कंपनी है तो कंपनी को 25%, 30% या 40% लगेंगे। 25 जिनका टर्नओवर 2 साल पहले का 400 करोड़ या उससे कम था। 30% किसको लगेगा? नॉर्मल कंपनी को, इंडियन वाली, डोमेस्टिक वाली, इंडियन नहीं डोमेस्टिक कंपनी। ठीक है, और तीसरा 40% फॉरेन कंपनी को लगेगा। अगर कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है, तो उनको फ्लैट 30% लगेगा। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उनको 10%, 20% और 30%, ये मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। 10% कब लगता है? अप टू 10K, 10K पे, अगले 10K पे और 20%, और अबाउट 20K। इसका एक एग्जाम्पल भी करवा देता हूं। अबाउट 20K एग्जाम्पल, अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम है 2 लाख रुपए, तो उनको पहले 10,000 पे 10%, 1,000, अगले 10,000 पे 20%, 2,000, और बचे हुए 20,000 के ऊपर 1,80,000 पे 30%, 18 54, 54,000। तो इस तरीके से 57,000 का टैक्स आएगा, ये नॉर्मल इनकम पे। अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, 112 वाला, जमीन बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो दैट विल बी टैक्सेबल एट 20% ओनली। वापस से सुनो मेरी बात। देखो, एक इंसान है, उसकी इनकम है, इंसान मतलब पर्सन, स्पेशल इनकम पे स्पेशल रेट है, चाहे ओल्ड रिजीम हो चाहे न्यू रिजीम हो, चाहे इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, एओपी हो, बीओआई हो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, कंपनी हो, फर्म हो, एलएलपी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी हो, सेम। ठीक है, अब नॉर्मल इनकम की बात करते हैं। जैसे पीजीबीपी की नॉर्मल इनकम, मतलब आपके दिमाग में सबसे इजीली आएगा, पीजीबीपी की जो इनकम है वो नॉर्मल इनकम होती है, हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो नॉर्मल इनकम होती है, डिविडेंड की जो इनकम है वो नॉर्मल इनकम होती है। ठीक है ना, ये इनकम। अच्छा, कंपनी के केस में डिविडेंड थोड़ा अलग है, वो उस पर अलग बात करेंगे, अभी बात नहीं करते, पहले ही दिन सारे बॉम्ब फोड़ दूंगा तो मर जाओगे। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं सिर्फ पीजीबीपी की। चलो ठीक है, नॉर्मल इनकम मतलब पीजीबीपी की इनकम, जिसपे अपना स्पेशल रेट नहीं दिए हुआ है। अब अगर मैं इंडिविजुअल हूं तो मेरे पास ऑप्शन है ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम, मतलब न्यू डिफॉल्ट हो गया, न्यू से ऑप्ट आउट करूंगा, ओल्ड में चले जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअल हूं और मेरे को पीजीबीपी की इनकम हुई है, तो डिपेंडिंग ऑन माई रिजीम प्लस डिपेंडिंग ऑन माई एज, इन
ओल्ड स्कीम में एज का क्राइटेरिया है, न्यू स्कीम में एज का क्राइटेरिया नहीं है। न्यू स्कीम में एज का क्राइटेरिया नहीं है। वो याद है तुमको? याद है तुमको? रेसिडेंट दादाजी, रेसिडेंट बड़े दादाजी, 60 ईयर्स एंड अबव अप टू 80 ईयर्स, 3 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। 80 ईयर्स के ऊपर वाले जो बड़े दादाजी है उनके लिए 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, और बाद में 5 लाख से 10 लाख की इनकम पे डायरेक्ट 20% का टैक्स है। ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअल हूं, वो भी नॉर्मल वाला समझ लो, 40 साल का हूं मैं वैसे 40 का हूं नहीं, 28 का हूं, पर फिर भी पीजीबीपी में 16 का दिख रहा हूं, ठीक है, 20 का हूं भाई, चलो 25 बता देते हैं, ठीक है, 30 साल का हूं मैं, ओके। अरे यार क्या करोगे ये जान के? और ये मेरे को एक बात बताओ, मैं इतना सीरियस टॉपिक बता रहा हूं और तुम नलायक इधर ठक 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 मैसेज कर रहे हो। सुनो, मैं फिर मारूंगा तुमको। हाँ, क्या बोल रहा था मैं एक इंडिविजुअल हूं, मेरे को पीजीबीपी की इनकम है, तो मेरे पास ऑप्शन है डिफॉल्ट लूं या ओल्ड में ऑप्ट आउट करूं, ओल्ड के लिए। तो मैंने अगर डिफॉल्ट लिया तो अगेन पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट करते हो मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अगर मैंने डोनेशन करे हैं आउटसाइडर्स को साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। 35AD इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड बिजनेस अदर देन लैंड गुडविल कैपिटल इंस्ट्रूमेंट 35AD, जिनको याद है उनके लिए, जिनको याद नहीं है उनको अपन वापस करवाएंगे, चिंता मत करो। उनके लिए 35AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा, बराबर है। तो ये केस में अगर मैं न्यू लेता हूं तो ऑब्वियसली कुछ डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, मेरी पीजीबीपी की इनकम वो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होंगी और उस पे कंसेशनल रेट लगेंगे। बट अगर मैं डिफॉल्ट टैक्स रिजिम, जो न्यू टैक्स रिजिम जो डिफॉल्ट है उससे ऑप्ट आउट करता हूं, ओल्ड में जाता हूं, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, डोनेशन टू आउटसाइडर का डिडक्शन मिल जाएगा, अगर मैंने कोई स्पेसिफाइड बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा 35AD में, एंड जो मेरे को टैक्स रेट लगेंगे वो लगेंगे ओल्ड टैक्स रेट्स, बराबर है। बट वही अगर कोई कंपनी है उसको पीजीबीपी की इनकम हुई है, तो वो पीजीबीपी की इनकम डिपेंड करेगा कंपनी कौन सी है। अगर इंडियन कंपनी है जिसका 2 साल पहले के प्रीवियस ईयर में टर्नओवर 400 करोड़ के कम था तो 25% वाला टैक्स रेट लग जाएगा। अदर डोमेस्टिक कंपनीज है जिनका टर्नओवर 2000 करोड़ है तो उनको 30% टैक्स लगेगा, और फॉरेन कंपनी है तो उसको 40% लगेगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी है उनकी पीजीबीपी की इनकम है तो उस पर 30% जाएगा, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो ऐसा होगा। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पीजीबीपी की इनकम है 12 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है 111A का 8 लाख, ऐसी टोटल इनकम है इसकी 20 लाख, ठीक है, 20 लाख है। अब क्या होगा, ये इनकम ऑलवेज एट 15%, ये जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A का, ये हमेशा 15% पे टैक्सेबल होगा। आप कोई भी रिजिम ले लो या आप कोई भी पर्सन क्यों ना हो, आप कंपनी हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम 15% सबको। बात आती है सिर्फ, कहा गया रिपिन, ये 12 लाख में डिफरेंस आएगा। अगर आप इंडिविजुअल हो, आप डिफॉल्ट टैक्स रिजिम में लेते हो तो आपको कंसेशनल रेट्स, अगर आप इंडिविजुअल हो आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हो तो आपको ओल्ड रेट्स। फिर ओल्ड टैक्स रिजिम में आपकी एज पे भी डिपेंड करेगा, न्यू टैक्स रिजिम में एज का कोई डिफरेंस नहीं है। ओल्ड में 60 साल तक, 60 से 80 के बीच में, 80 से ऊपर वालों के लिए सबके लिए अलग अलग रेट है, रेसिडेंट लोगों के लिए, ठीक है ना, रेसिडेंट लोग के लिए। नॉन रेसिडेंट की भी बात भी नहीं हो रही है, उसका अलग विषय करेंगे। अगर आप कंपनी हो तो ये 30% पे जाएगा, 25 भी हो सकता है, स्मॉल कंपनी 400 करोड़ से छोटी रही तो। अगर आप फर्म या एलएलपी हो तो 30%। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो पहले 10,000 पे 10%, अगले 10,000 पे 20%, और 20,000 के ऊपर जितनी भी इनकम है, मतलब 11,80,000 पे 30%। ये अलग अलग क्राइटेरिया रहेंगे फॉर अदर इनकम, पीजीबीपी की इनकम, नॉट अ स्पेशल इनकम। समझे बात को?
ओके, यस। यहां मेरे एंड पे ये वाला बस भाई भाई बहुत खींच लिया यार अभी, मतलब और इतना कितना खींचना। यहां मेरे एंड पे ये खत्म होता है। अब मेरे को क्या लग रहा है ये जो लाइव वाली जनता है उनके लिए बोल रहा हूं मैं। रिकॉर्डेड वाले बच्चों को तो खैर टाइम होता है, और रिकॉर्डेड वालों का तो खास सुविधा रखा जाता है, चिंता उसकी नहीं है। रिकॉर्डेड वाले बच्चे अपने सहूलियत के हिसाब से देख भी सकते हैं। अब लाइव वाले बच्चे मेरे को एक बात बताइए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी कुछ भी टैक्स रेट याद नहीं है। पहले तो ये बताओ कि कितने बच्चों ने मैंने जो इंटर के रिवीजन मतलब जो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स दिए थे वो देख लिए हैं। मैंने आपको इंटर के फास्ट ट्रैक लेक्चर्स विद पर्पस दिए थे, कुछ रीजन था, ऐसे पागल नहीं हूं मैं कि फास्ट ट्रैक लेक्चर्स दे दूं इंटर के आपको। उसका कुछ पर्पस था। कितने बच्चों ने देखे हैं वो बताइए। बाप रे, 46 बच्चे हैं, उसमें से 6 ने रिप्लाई दिया, देखे। अरे बावलो हवलो, झंडू बामो, मैं पागल इंसान हूं क्या यार? क्या क्या करते हो यार तुम? फाइनल में आए हो, थोड़ी सीरियसनेस ले आओ अभी अपने अंदर। मैं पढ़ा देखो, ये मत सोचो कि मैं वो पढ़ाने वाला नहीं हूं, मैं वो पढ़ाने वाला हूं। अभी ये जैसे आपने मेरे से रिपीट करवाया ना, अगर कोई बच्चा मतलब ये यार देखो अभी पहले 10 5 6 दिन ठीक है, बट उसके बाद में आप बोलोगे सर ये फिर से रिपीट कर दो, तो वो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं तो टाइम पे सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा आपका। मेरा क्या है, मैं तो 10 बार बता दूं, पर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। और सेकेंडली, जब अगर आप पहले 1 घंटे का लेक्चर था आई गेस चैप्टर 1 का, अगर आपने देखा होता तो वो अगर आप देख लेते ना तो मजा आ जाता आपको, ट्रस्ट मी। और देखो फाइनल का लेक्चर नंबर 1 है अपना, मैं मानता हूं आप सुबह उठ के आए हो, बट मैं आपसे थोड़ी सी चीजें, थोड़ी सी ज्यादा डिसिप्लिन फाइनल में एक्सपेक्ट करता हूं। आई अंडरस्टैंड आपका ऑफिस होता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका ऑफिस होता होगा, कुछ लाइक डमी वाले होंगे, बट एटलीस्ट इसको पढ़ो यार। इंटर में ऐसे भसड़ मचाई वैसे मत बचाओ, नहीं तो क्या होगा, दिक्कत ये हो जाएगी कि फाइनल में संवरने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। इंटर में तो मिल गया, इंटर में तो जीएसटी के वजह से इनकम टैक्स बच गया, बट यहां पे नहीं बचेगा। और जितने भी सब्जेक्ट्स आपके हैं ना, उनमें से सबसे बड़ा समुंदर डायरेक्ट टैक्स का है। एक बिकॉज ऑफ द अमेंडमेंट्स, एंड सेकंड बिकॉज ऑफ द वाइड कवरेज। आपका जो छोटू सा मॉड्यूल दिख रहा है उस पे मत जाइए। इन्होंने रेसिडेंशियल स्टेटस 1.5 पेज में खत्म करा है, मैं रेसिडेंशियल स्टेटस को 1.5 पेज में खत्म नहीं कर सकता, मेरे को पूरा पढ़ाना पड़ेगा। मेरे को टैक्स रेट के चैप्टर्स पूरे देने पड़ेंगे, मेरे हाथ में ऑप्शन नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्लीज प्लीज थोड़ा सा सीरियसनेस रखो। ये क्या आप मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ आप टाइप करते बैठते हो यार, क्या टाइपिंग मशीन हो गए सालो तुम? पहले सुन लिया करो। ठीक है, देखो मेरे को रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, जो मेरे को इंटर से जानते हैं दे ऑलरेडी नो कि मैं 10 बार भी रिपीट कर सकता हूँ। और जिनने मेरे से मैथ्स फिर इंटर में टैक्स पढ़ा है उनको तो पता है मेरा पेशेंस लेवल कितना भयंकर है, मतलब नेक्स्ट लेवल का है। बट इससे कहीं ना कहीं तुमको दिक्कत होंगी। मैंने कुछ सोच समझ के पूरे के पूरे फास्ट ट्रैक के लेक्चर्स आपको दिए थे, सो दैट आप उसको 1 शॉट में खत्म कर दो। एक कुछ 12 13 दिन पहले मैंने दिए थे, और कुछ 27 घंटे के लेक्चर्स है यार वो पूरे। एक बार अगर वो कर लोगे ना तो जो लेवल का अंडरस्टैंडिंग आपको इससे आएगा ना, वो कहीं नहीं मिलने वाला है। मतलब जो मैं पढ़ाऊंगा आपको फाइनल में, इंटर वाला सिलेबस जो कॉमन है, अगर वो फास्ट ट्रैक रिवीजन आप अगर देख लेते हो ना, तो जब मैं पढ़ाऊंगा ना ऐसे दिमाग के अंदर जाएगा जैसे खाली है। प्लस 2 चीजें, 3 वॉल्यूम्स मिलेंगी प्लस एक चार्ट, क्वेश्चन बैंक, सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। पास्ट ईयर क्वेश्चंस का जो कंपाइलेशन है वो अलग रहेगा। ठीक है, वो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा, या आपका जो कोर्स है उसके अंदर ही आपको पीडीएफ सेक्शंस में मिल जाएगा। दूसरी बात, जो बुक्स रहेगी वो तो कलर्ड रहेंगी, नो इश्यूज, 3 वॉल्यूम में आएंगी, सब बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं चाहता हूं ये जो आप लिख रहे हो ना क्लास के अंदर,
इसको आप एक बार एटलीस्ट गो थ्रू कर लीजिए अगला लेक्चर आने के पहले। जो रिकॉर्डेड वाले बच्चे हैं उनके लिए अगला लेक्चर जब भी आप देखते हो उसके पहले आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए। प्लस मेक श्योर कि देखो टैक्स डीटी कैसा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसको मॉर्निंग में खत्म करने का कोशिश करिए। नहीं तो मैं भी आराम से रात में बैठ के लेक्चर ले सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इतनी। सुबह क्यों ले रहा हूं? ताकि खत्म हो जाए। रात में थके हारे जब आओगे तो डीटी दिमाग में नहीं घुसेगा भाई। रात में थके हारे जब आओगे डीटी दिमाग में नहीं घुसेगा। ये डे वन है इसलिए मैं इतना आपको ज्ञान देना अफोर्ड कर पा रहा हूं, नहीं तो डीटी का सिलेबस इतना बड़ा है, मेरे को लगभग 200 घंटे के अंदर खत्म करने का है। तो अपने को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि अपने को टाइम पास नहीं करना है। बट अभी डे वन है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बात ध्यान में रख लो। कंसिडरिंग के डे वन है, बहुत जरूरी है कि आप एक तो अपनी कॉपी बहुत अच्छे से मेंटेन करो, क्योंकि कॉपी ही लास्ट तक एग्जाम तक आपके साथ रहती है। दूसरा, जो जो चीजें मैं क्लास में बता रहा हूं, जो आपको लगती है कि आपको नहीं पता थी अभी पता चली है, उसको लिख के रखिए कहीं अच्छे से, लाल अक्षर, काले अक्षर, पीले अक्षर, हाईलाइट जो करके रखना है। जैसे मैंने आज जो बताया आपको, स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल रेट पे टैक्सेबल होती है, कोई भी इंसान हो, कोई भी टैक्स रिजीम ले रहा हो। जो इनकम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, एक स्पेशल इनकम, एक नॉर्मल इनकम में। समझ रहे हो? तो ये देखो, ये लिख के रखो, क्योंकि बहुत काम आएगा भाई, नहीं तो उसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो आज के लिए एक काम करता हूं, इतना ही रखता हूं। कल वापस से टाइमिंग जो आपको कम्युनिकेट करा है 7:30 to 9:30, 2 घंटे की क्लास होंगी। कल हम क्या करेंगे, कल हम अगेन टोटल कंप्यूटेशन के क्वेश्चंस करेंगे, और उसके अंदर ही हमको एक पूरा का पूरा ओवरव्यू आ जाएगा। ये जो 2 लेक्चर्स है ये यूट्यूब पे भी रहने वाले हैं, तो इन केस अगर कभी आपको ऐसा है कि आपने यूट्यूब पे मतलब बैकअप में आपने नहीं देखा है, तो आप यूट्यूब से भी उसको देख सकते हो। सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स बाय प्रणव चांडिल डाल देना, आ जाएगा। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, जो भी तुम्हारे दोस्त भाई बहन है, जो भी तुम्हारे दोस्त भाई बहन है सीएमए फाइनल के लिए क्लासेस देख रहे हैं, उन तक ये जरूर पहुंचा देना। जिन्होंने अभी एनरोल कर रखा है उनको तो वापस नहीं बोलूंगा, डबल एनरोल कर लो भैया। बट जो भी तुम्हारे जान पहचान में कर रहे हैं सीएमए, उन तक पहुंचा देना। प्रणव चांडक पूरी एकेडमी जबरदस्त फाइनल के तैयारी में लगी है, ग्रुप 3 पूरा का पूरा जोर शोर से चल रहा है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।